नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा इमोशनल है और थोड़ा सा पॉलिटिकल है। और आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर इसके बारे में काफ़ी कुछ देख सुन लिया होगा। और आपको ये मालूम ही होगा कि राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाज़ और नादिर अहमद, ये जो 4 सांसद हैं, इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है राज्यसभा से। मेरे ख्याल में 15 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि इन्हीं के साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में ख़त्म हो जाएगा। कोई और राज्यसभा सांसद बचेगा नहीं। गुलाम नबी आज़ाद लंबे समय से वहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। और इस माहौल में, जिस माहौल में गुलाम नबी आज़ाद अब रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा के सांसद पद से, मुझे लगता नहीं कि दोबारा कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेज पाएगी। और इस स्थिति में, जैसे कि ग्रुप 23 वाला मामला है, सोनिया गांधी को जिन 23 लोगों ने 23 कांग्रेसियों ने पत्र लिखा था, उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद अग्रणी थे। कई बार खुलकर अलग अलग मंचों से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं गुलाम नबी आज़ाद ने। तो मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोचेंगी। लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। एक दिन पहले उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव जो हुआ था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर चर्चा में विपक्ष की धज्जियां उतारी थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अलग ही मूड में थे और बड़े इमोशनल थे। इन सभी सदस्यों को बधाई दी। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी। उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवा रहा हूँ। पहले आप इसे देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता
जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, आपने देखा नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सैल्यूट किया गुलाम नबी आज़ाद को, और ये बताया कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 2006 में, और श्रीनगर में कोई आतंकी हमला हुआ था और उसमें गुजराती टूरिस्ट मारे गए थे, तो उस समय गुलाम नबी आज़ाद यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फ़ोन पे बात की थी और गुलाम नबी आज़ाद ने भर्राए हुए गले से अपनी हर संभव सहायता की बात की थी, और रक्षा मंत्री थे उस समय प्रणब मुखर्जी, उनसे भी हेल्प मांगी गई थी। और उन्होंने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में, मैं स्पीच को ज़्यादा नहीं दोहराना चाहूँगा, मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँगा, और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना मानते हुए सब लोगों को, वहाँ बच्चों की और सबकी हेल्प की थी जो आतंकी वारदात में वहाँ पर फंस गए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस समय जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा था तो जो लोग मारे गए थे उनके बच्चे मेरे पैर से लिपट लिपट कर रो रहे थे, तो मैं भी इंसान हूं और मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और मुझे इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो हम पाकिस्तान नहीं गए और हमने हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क चुना। गुलाम नबी आज़ाद ने काफ़ी भावुक माहौल में ये कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे गौरव और फ़ख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आज विश्व में अगर किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वह हिंदुस्तान के मुसलमान को गर्व होना चाहिए। एकदम चॉक्ड थे वो, गला भराया था नरेंद्र मोदी का भी, गला भराया था गुलाम नबी आज़ाद का भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें कही हैं, उनमें से मैं कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से क्या निकल कर सामने आता है, नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं इनके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। क्या मतलब है इसका? जम्मू कश्मीर में 370 हट चुकी है, राज्य 2 भागों में विभाजित हो चुका है, बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा फेस है नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे बीजेपी अपना फेस बनाकर पेश कर सके। वहाँ मुस्लिम लीडरशिप में बीजेपी की प्रेजेंस 0 है। गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के विरोधी हो चुके हैं। सोनिया गांधी गुलाम नबी आज़ाद को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उनके नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी को वो मूर्ख बताते हैं दूसरे नेताओं के सामने। तो ऐसे में क्या संकेत लगते हैं? मुझे तो दोस्तों ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद कुछ समय बाद गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की तरफ बैठे हुए नजर आए। इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इन सब से अलग हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनके प्रति जो सम्मान है लोगों के मन में इन सब लोगों से ज़्यादा है, और वो कश्मीर के नेता होने के बावजूद भी अलगाववादियों की तरह या फिर कट्टरपंथियों की तरह बिहेव नहीं करते। और बीजेपी अब नए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ये चाहेगी कि शायद 2022 में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। आपको पता ही है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, और वहाँ पर बीजेपी ये चाहती है कि वहाँ पर जो भी सरकार बने उसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सॉलिड हो। शायद इसी वजह से कभी पीडीपी को समर्थन देकर बीजेपी ने वहाँ मुफ्ती मोहम्मद सही की सरकार बनवा दी थी। वो गलती बाद में साबित हुई, और लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी को इसी बहाने जम्मू कश्मीर की चीज़ें जानने का मौका मिला और धारा 370 वहाँ पर हटाई जा सकी। तो हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद में बीजेपी अपना वो चेहरा देख रही हो जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस्टेब्लिश करा सके। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास कोई मुस्लिम नेता नहीं है। जितेंद्र सिंह हैं जो लोकसभा में वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो केवल हिंदू बहुल इलाके में है, जम्मू रीजन में है। घाटी का जो इलाका है जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ पर भी बीजेपी को अपने पास एक बड़े चेहरे की तलाश है। मुझे तो दोस्तों
पूरी इंट्यूशन इसमें आ रही है। मुझे लग रहा है कि अब नहीं तो कुछ महीने बाद गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के पाले में बैठे हुए नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने खुलेआम कह दिया है कि आपके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। अब सब कहानियों को जोड़ लीजिए, ये वीडियो जो मैंने आपको पहले दिखाया उसे देख लीजिए, और जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के वो देख लीजिए, गुलाम नबी की आज़ाद की जो स्थिति यहाँ पर है वो देख लीजिए। सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।